हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम इनकम टैक्स के बेसिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। लाइक इनकम टैक्स कब से एप्लीकेबल हुआ, उसकी जो डेफिनेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। और आप देखेंगे कि किसी भी एग्जाम में अगर इनकम टैक्स एक्ट से सवाल पूछे जाते हैं तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर पोर्शन वो बेसिक पार्ट से ही कवर करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, लाइक जब हम कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो हमें डिफिकल्ट प्रोविजंस याद रहते हैं, लाइक लेकिन कुछ प्रोविजंस जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में टैक्स लगाने की पावर दी गई है, या पर्सन की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है, इनकम की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है, ये सारी चीज़ें हम कई बार स्किप कर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं आपके एमसीक्यू एग्जाम के रिलेटेड। जहां पर भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का एग्जाम होता है, कोई भी एग्जाम हो जहां पे आएगा, वहां पर इनकम टैक्स में ऐसे सवाल जरूर पूछे जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा करके देख सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। हम इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और सभी को हम आप वीडियो क्वेश्चंस के आंसर भी दीजिएगा और साथ ही साथ इसके साथ आप अपना रिवीजन भी करिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। पहला क्वेश्चन ये है, प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एंड बिकम इफेक्टिव फ्रॉम। यानी आयकर अधिनियम के प्रावधान संपूर्ण भारत पर लागू होते हैं और यह कब से प्रभावी हुए। तो इनकम टैक्स एक्ट जो है इंडिया में, उसका नाम क्या है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, और ये एप्लीकेबल हुआ है 1 अप्रैल 1962 से। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स आर डैश डैश एंड डैश डैश नेचर रेस्पेक्टिवली। देखो, अगर हम टैक्स की बात करें तो टैक्स क्या होता है, यानी कर। कर क्या होता है, कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन टू द गवर्नमेंट अंडर एनी एक्ट। किसी भी कानून के तहत सरकार को किया जाने वाला अनिवार्य अंशदान वो कर कहलाता है। टैक्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो जिसके ऊपर ये टैक्स लगाया जाएगा उसी के ऊपर भार आएगा। वो अपना भार किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकता, यानी अपनी टोपी किसी और को नहीं पहना सकता। जिसके ऊपर टैक्स लगा है उसी को ही पे करना पड़ेगा। जैसे इनकम टैक्स आपकी इनकम पर लगा, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स है जिसके ऊपर इंपोज किया गया है, वो क्या करेगा, दूसरे के ऊपर उसका बर्डन शिफ्ट कर देगा। उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे आप मान लीजिए आप एक 10,000 का फोन खरीदते हैं, उस पर 18% जीएसटी यानी 1800 जीएसटी लगता है, तो 11,800 में पड़ेगा। दुकानदार क्या करेगा, आपसे 11,800 लेगा, 10,000 खुद रख लेगा, 1,800 रुपये गवर्नमेंट को पे कर देगा। गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया था दुकानदार के ऊपर, दुकानदार ने ले लिया आपसे, तो इसने क्या किया, अपना बर्डन शिफ्ट कर दिया। इसी को बोलते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बड़ा मशहूर है। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स के बारे में क्या है, इनकम टैक्स ऐसा एक्ट है, या डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है टैक्स भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। यानी भारत में अगर आप 2.5 लाख रुपए तक कमाते हैं तो उस केस में आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं पे करना पड़ता। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है, 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, पहले आप 10% के स्लैब में आएंगे, फिर 10 लाख से ऊपर जाएंगे तो 20% के स्लैब में आएंगे। ठीक है, और उसके ऊपर आप 30% के स्लैब में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोविजंस है, मतलब इस तरीके से। तो स्लैब्स के बारे में हम एक अलग सेपरेटली वीडियो बना लेंगे जिसमें हम इन चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और जबकि इनडायरेक्ट टैक्स, अब देखो, चाहे गरीब आदमी फ़ोन खरीदे चाहे अमीर आदमी फ़ोन खरीदे, वो क्या करेंगे, उतना चार्ज लगाएंगे ही लगाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो प्रोग्रेसिव होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो रेग्रेसिव होते हैं। क्या होते हैं, रेग्रेसिव। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रगतिशील और प्रतिगामी। ये प्रोग्रेसिव, हाँ ठीक है, चलो। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। वहां पर थोड़ा सा यहाँ पे ये ऑप्शन, यहाँ पे सी है हिंदी में, देखिए। अगला क्वेश्चन है, इनकम टैक्स सॉरी टैक्स सिस्टम इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम वाज इम्पोज्ड बाय सर जेम्स विल्सन इन। देखो, इनकम टैक्स जो है भारत में पहली बार लाया गया 1857 की जो क्रांति हुई थी, ठीक है,
जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसके बाद अंग्रेजों को बहुत नुकसान हुआ और उस नुकसान की भरपाई करने के लिए अंग्रेजों ने भारत में टैक्स लगाया और टैक्स लगाने वाले महापुरुष जो थे वो थे सर जेम्स विल्सन और इन्होंने 1860 में ये महान कार्य किया था और वो इनकम पे टैक्स लगाया गया। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया सही जवाब। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Which section of Constitution lays down that no tax shall be levied or collected except the authority by law? देखो भारत में बनाया गया संविधान, संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है भाई, संविधान क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है मदर ऑफ लॉज, यानी संविधान क्या होता है, कानूनों की माता है। माता है मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट नहीं कर सकते। तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल में बोला गया है कि भारत सरकार बिना एक्ट बनाए, बिना कानून बनाए टैक्स नहीं लगाएगी। और ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है, तो इसका सही जवाब है आर्टिकल नंबर 265। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं। एज पर इनकम टैक्स एक्ट, एबीसी ग्रुप हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी विल हैव स्टेटस ऑफ डैश डैश एंड डैश डैश रेस्पेक्टिवली। तो पर्सन की डेफिनेशन अगर हम बात करें तो पर्सन की डेफिनेशन में क्या क्या आता है, पहले तो आपको बताना चाहिए कि पर्सन की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दी गई है। तो सेक्शन 2 क्लॉज 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 31 में बताया गया है कि पर्सन कौन है। ठीक है, तो इसमें इंडिविजुअल आता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आता है, कंपनी आता है, पार्टनरशिप फर्म आता है। ठीक है, उसके बाद एओपी बीओआई आता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स आता है। उसके बाद आपका लोकल अथॉरिटी आता है। ठीक है, और उसके बाद आपका आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन आता है। ठीक है, तो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी कई लोगों ने मिलकर के बनाया होगा, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। और दिल्ली यूनिवर्सिटी, देखो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जिनका ये ऊपर ना इंडिविजुअल में आते, ना एचयूएफ में आते, ना कंपनी में आते, ना फर्म में आते। ठीक है, तो ये आएंगे इसमें। और क्या क्या आ जाएगा आपका, भगवान वगैरह भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में ही आते हैं, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, अब कई बार एग्जाम में ऐसा ही सिर्फ इतना पूछ लिया जाएगा कि अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट पर्सन्स आर डिफाइंड, तो आपको बताना है सेक्शन 2 क्लॉज 31। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन इनकम टैक्स एक्ट 1961 comma year in which income is earned is known as and year which income is taxable is known as। देखो भाई, इनकम टैक्स एक्ट में दो कंसेप्ट चलते हैं, एक कंसेप्ट होता है प्रीवियस ईयर का और एक कंसेप्ट होता है असेसमेंट ईयर का। प्रीवियस ईयर को कहाँ डिफाइन किया गया है आपको याद होना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन जो दी गई है वो दी गई है सेक्शन 3 में, और असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज 9 में। असेसमेंट ईयर की बात करें तो असेसमेंट ईयर का मतलब है कि फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली आफ्टर प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर के तुरंत बाद का फाइनेंशियल ईयर वो क्या कहलाएगा, असेसमेंट ईयर। और प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन क्या है, प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन क्या है, फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कि मैं बात करता हूं कि आपका जो है फाइनेंशियल ईयर है, मान लो 2022-23। ठीक है, तो अगर ये प्रीवियस ईयर है तो आपका असेसमेंट ईयर क्या होगा, इमीडिएटली आफ्टर प्रीवियस ईयर, तो 2023-24। अगर आपका अच्छा आपका प्रीवियस ईयर, आपका असेसमेंट ईयर है मान लीजिए 2025-26 असेसमेंट ईयर है, तो ठीक इसके पहले का प्रीवियस ईयर होगा, यानी कि क्या प्रीवियस ईयर हो जाएगा 2024-25। ठीक है, तो ये सेक्शंस भी याद रखिएगा। ध्यान रखिएगा असेसमेंट ईयर हमेशा 12 महीने का होगा, प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम का भी हो सकता है अगर आपका नया बिजनेस शुरू हुआ है। ठीक,
तो इस केस में क्या बोलेंगे, जिस साल में आप इनकम कमाएंगे उसको बोलेंगे प्रीवियस ईयर, और जिस साल में आपको टैक्स भरना पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे, असेसमेंट ईयर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला, व्हेन द dash is approved with the both houses of parliament and receive the assent of the president, it becomes, देखो भाई, बजट, बजट यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट किया जाता है। आर्टिकल कौन सा है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 112। तो जब बजट प्रेजेंट किया जाता है तो उसके साथ कई और आइटम्स प्रेजेंट किए जाते हैं, और उसी में एक होता है आपका फाइनेंस बिल। ठीक है, ये जो फाइनेंस बिल होता है भैया, ये प्रेजेंट किया जाता है। अब आपको पता है कि कोई भी बिल एक्ट तब बनता है जब हमारे वो लोकसभा और राज्यसभा द्वारा क्या कर दिया जाए, पारित कर दिया जाए। ठीक है, मतलब अप्रूव कर दिया जाए दोनों हाउसेस द्वारा, और हमारे जो प्रेसिडेंट महोदय हैं या महोदया हैं वो क्या कर दें, उस पर अपनी एसेंट दे दें। तो वो क्या बिल जो है वो क्या बन जाएगा, फिर एक्ट बन जाएगा। तो क्या होगा भाई, when finance bill is approved by both houses and receive the assent of president, it becomes act। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया सही जवाब। The provisions of section 22 to 27 of income tax act 1961 are related to which head of income। तो भाई सबसे पहले ध्यान रखना, सेक्शन की अगर हम बात करें तो अगर मैं आपसे सवाल ये पूछूं कि ये बताइए भैया कि इनकम टैक्स एक्ट का चार्जिंग सेक्शन क्या है, यानी कि कौन सी धारा के तहत सरकार को कर लगाने की शक्ति मिलती है, तो आपका जवाब होगा कि सर सेक्शन 4 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ये क्या है, चार्जिंग सेक्शन है और इनकम टैक्स की, क्या है, चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, फिर आपने बोला कि सर आपने पढ़ाया था कभी, हमने अगर आपसे पढ़ा है तो इनकम टैक्स के हेड होते हैं, इनकम टैक्स हेड्स कितने होते हैं भाई, आपने बताया था 5 हेड्स होते हैं। बिल्कुल सही बात है, 5 हेड्स होते हैं ये आपके इनकम टैक्स के। और ये बात कहाँ कही गई है, ये बात कही गई है सेक्शन 14 में। ठीक है, अब ये 5 हेड कौन कौन से हैं, आइए देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहला जो हेड है वो है सैलरी हेड, दूसरा है हाउस प्रॉपर्टी हेड, तीसरा है पीजीबीपी प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, चौथा है आपका कैपिटल गेन, और पांचवा है आईएफओएस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सैलरी हेड के जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो दिए गए हैं सेक्शन 15 से लेकर के सेक्शन 17 तक। हाउस प्रॉपर्टी के जो प्रोविजन दिए गए हैं वो दिए गए हैं 22 से लेकर 27 तक। पीजीबीपी के जो प्रोविजन दिए गए हैं वो 28 से लेकर 44 तक। कैपिटल गेन के जो हेड प्रोविजंस दिए गए हैं वो 45 से लेके 55 तक, और आईएफओएस के जो प्रोविजन दिए गए हैं वो सेक्शन 56 से लेकर के सेक्शन 59 तक है। ये याद रखना है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, अब आपसे अगर मैं पूछूं, अभी मैंने आपसे क्या पूछा था कुछ देर पहले कि चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स है, तो आपने बताया कि सर सेक्शन 4 है चार्जिंग सेक्शन। ठीक है, फिर मैंने आपसे दूसरा सवाल पूछा कि बताइए सैलरी हेड का चार्जिंग सेक्शन क्या है, तो आपका क्या जवाब होगा। आप देखें, ये जितने पांचों हेड है ना, इनके पहले पहले सेक्शन चार्जिंग सेक्शन है। तो अगर आपसे सवाल मैं पूछूं कि सैलरी हेड का चार्जिंग सेक्शन कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर सेक्शन 15। अगर मैं आपसे पूछूं हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन क्या है, तो 22। अगर मैं आपसे पूछूं पीजीबीपी का चार्जिंग सेक्शन क्या है, तो 28। अगर मैं आपसे पूछूं कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन क्या है, तो 45। और अगर आपसे मैं पूछूं आईएफओएस का चार्जिंग सेक्शन क्या है, तो 56। याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, 22 से 27 तक के प्रावधान हाउस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ रुख करते हैं। सीबीडीटी स्टैंड्स फॉर, सीबीडीटी फुल फॉर्म क्या है, बहुत आसान सा है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ये जो है आपका ध्यान रखना, ये हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है डायरेक्ट टैक्स की यानी इनकम टैक्स की। ठीक है, उच्चतम प्रशासनिक क्या बोल सकते हैं निकाय है ये। ठीक है,
इसी तरीके से जीएसटी के लिए क्या है भाई, जीएसटी के लिए हाईएस्ट जो है उसको बोलते हैं सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। चलो, इनकम टैक्स इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डायरेक्ट टैक्स डैश डैश इन द लिस्ट 1 in the 7th schedule to article 246 of constitution of india has given the power to the parliament to make laws on the taxes on income other than agricultural income। ठीक है, क्या है भाई, सवाल ये है कि अनुच्छेद 246 सातवीं अनुसूची, ठीक है, उसमें क्या है, सातवीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, मतलब लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 जो है उस पे यूनियन लिस्ट दी है। यूनियन लिस्ट के बारे में कानून कौन बना सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। लिस्ट 2 जो है वो क्या दी गई है, लिस्ट 2 दी गई है आपके स्टेट मतलब स्टेट लिस्ट है, इस पर कानून कौन बना सकता है, स्टेट गवर्नमेंट। और एक है लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट, इस पर जो कानून बना सकता है, दोनों बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। और जाहिर सी बात है अगर दोनों में कुछ कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी एंट्री नंबर से यूनियन लिस्ट की, देखो इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, तो कौन सी यूनियन मतलब सॉरी कौन सी एंट्री नंबर से ये अधिकार दिया गया है सरकार को। तो आपको बताना है कि कौन सी एंट्री नंबर जो है वो सरकार को ये शक्ति देती है कि वो आपके ऊपर क्या करे, इनकम टैक्स लगाए। तो वो क्या है, एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट, ऑप्शन नंबर बी, संघ सूची की प्रविष्टि नंबर 82। ठीक है, वो क्या कहती है, वो कहती है कि पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉज ऑन टैक्सेस अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। ध्यान रखना, इनकम टैक्स लगा सकती है पार्लियामेंट, लेकिन एग्रीकल्चर पर इनकम टैक्स नहीं लगा सकती। और एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाने का अधिकार जो दिया गया है वो दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट को, और वो स्टेट लिस्ट में आता है एंट्री नंबर 46। ठीक है, लेकिन आपको पता है इनकम टैक्स एग्रीकल्चर पे नहीं लगता। आगे आते हैं, अगला सवाल है, डैश डैश ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ फाइनेंस एक्ट स्पेसिफाइज द रेट ऑफ टैक्सेस एप्लीकेबल फॉर द करंट असेसमेंट ईयर। देखो, जब फाइनेंस बिल पास हो जाता है और प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाता है तो वो क्या बन जाता है, फाइनेंस एक्ट बन जाता है। ठीक है, अब इस फाइनेंस एक्ट में 4 पार्ट होते हैं, मतलब फर्स्ट शेड्यूल में, मतलब फाइनेंस एक्ट के शेड्यूल 1 की मैं बात कर रहा हूं, यानी प्रथम अनुसूची की बात कर रहा हूं। 4 भाग होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। पार्ट 1 में करंट असेसमेंट ईयर के टैक्स रेट दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं, करंट असेसमेंट ईयर पर किस रेट से टैक्स लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि हमारा जो है प्रीवियस ईयर है 2023-24, तो हमारा असेसमेंट ईयर क्या होगा, हमारा असेसमेंट ईयर होगा 2024-25। ठीक बात है। अब ये फाइनेंस एक्ट जो आएगा कब आएगा, फाइनेंस एक्ट कब आएगा, फाइनेंस एक्ट आएगा आपका 2024 में। ठीक है, ये 2024 वाला एक्ट बताएगा कि 24-25 असेसमेंट ईयर के लिए कौन से रेट से टैक्स लिया जाए। ठीक है, जो पार्ट 2 है ये क्या है, टीडीएस का रेट बताता है। पार्ट 3 जो है ये एडवांस टैक्स का रेट बताता है। ठीक है, एडवांस टैक्स, यानी ये फाइनेंस एक्ट जो आएगा 2024-25 वाला, ये क्या करेगा, ये प्रीवियस ईयर 24-25 प्रीवियस ईयर 24-25 के लिए कौन सा रेट बताएगा, एडवांस टैक्स का रेट बताएगा पार्ट 3 में। और यही एडवांस टैक्स जो ये पार्ट 3 है ना, ये अगले साल जाकर के क्या बन जाएगा, पार्ट 1 बन जाएगा। ठीक है, इसलिए और पार्ट 4 में क्या बताया जाता है कि नेट एग्रीकल्चर इनकम किस तरीके से कैलकुलेट किया जाए, उसका क्या है, रूल्स। ठीक, इतनी सी। तो इसका सही जवाब क्या होगा, फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 1 में बोला गया है कि करंट असेसमेंट ईयर पे कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा। अगला क्वेश्चन है, फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22, अब इसको आप ऐसा कर लो 23-24, सुपर सीनियर सिटीजन मीन्स ऐसा बंदा
जो सुपर सीनियर सिटीजन है कौन होगा भाई? देखो, एक होता है आपका सीनियर सिटीजन, जिसने क्या किया हो, जिसने प्रीवियस ईयर में 60 ईयर्स की एज कंप्लीट कर ली हो, वो क्या है? सीनियर सिटीजन। और सुपर सीनियर सिटीजन कौन है? सुपर सीनियर जिसने प्रीवियस ईयर में 80 ईयर्स की एज को क्या कर लिया हो? कंप्लीट कर लिया हो। तो सुपर सीनियर सिटीजन कौन होगा? जो मिनिमम 80 साल का हो गया हो। ठीक है, ध्यान रखना, कम से कम 80 वर्ष उसकी उम्र होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैच द फॉलोइंग, जोड़ी बनाना है। अब देखो यहाँ 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 9, मतलब आपको बनाना है कि कौन कौन सा फिर मैच सही है। तो देखो आप यहाँ पर याद करें, अभी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? सेक्शन 2 क्लॉज 9 ये किसका है? असेसमेंट ईयर का है। फिर सेक्शन 2 क्लॉज 7, बताइए बताइए ये किसका है? बोलो 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 बोलो। ये है आपका असेसी का है। ठीक है, सेक्शन 14 किसका है? हेड्स ऑफ इनकम का है, 5 हेड्स हैं। फिर सेक्शन 2 क्लॉज 31 किसका है? ये है आपका पर्सन का है। और सेक्शन 3 किसका है? प्रीवियस ईयर का है। तो मैच क्या बनेगा? मतलब पहले को मिलाएंगे आप डी से, दूसरे को मिलाएंगे आप सी से, तीसरे को मिलाएंगे आप बी से, चौथे को मिलाएंगे आप ई से, और पांचवें को मिलाएंगे ए से। तो डी सी बी ई ए, डी डी सी बी ई ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया सही जवाब। ठीक है, इतना याद रखना। अब ये अलग अलग एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे आपसे। ठीक है, अगला, मुंबई यूनिवर्सिटी इज रिगार्डेड एज डैश डैश अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पर्सन अंडर सेक्शन 231 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। बताइए, अभी हमने बात की थी यूनिवर्सिटी होगा तो कहाँ जाएगा? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में जाएगा। आगे आते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 15 is an exercise by which assessee legally takes advantage of the loopholes in the income tax act। देखो 4 चीजें हैं। एक है आपका टैक्स प्लानिंग, एक है आपका टैक्स मैनेजमेंट, यानी कर नियोजन इसको कहते हैं, टैक्स मैनेजमेंट को कर प्रबंधन। एक होता है आपका टैक्स अवॉइडेंस, यानी कर को टालना। और एक बोलते हैं टैक्स इवेजन, यानी कि कर का अपवंचन करना, चोरी करना। टैक्स प्लानिंग क्या है? सरकार ने जो आपको रिलीफ, रिबेट्स, डिडक्शंस दिए हैं उनका फायदा उठाना। उनका फायदा उठा करके, मतलब सरकार ने जो आपको सुविधाएं दी हैं, जैसे डिडक्शंस, एटीसी में इन्वेस्टमेंट करने का, ठीक है, हाउस लेने का, इन सब का प्रयोग करके अपने कर के दायित्व को कम करना, ये है टैक्स प्लानिंग। टैक्स मैनेजमेंट क्या है? टैक्स का कंप्लायंस टाइम पर करना, सारे रिटर्न्स टाइम पर भरना, पेमेंट टाइम पर करना, जिससे लेट फीस, इंटरेस्ट ये सब ना लगे। टैक्स अवॉइडेंस क्या है? जो सरकार का एक्ट है उसके जो लूप होल्स हैं, लूप होल्स यानी खामियां जो है, उसका फायदा उठा करके अपने टैक्स को कम करना। और टैक्स इवेजन का मतलब क्या है भाई? कि या तो अपनी इनकम को छुपाना या अपने टैक्स को कम बताना, ताकि आप टैक्स की चोरी कर सके। ध्यान रखना, टैक्स इवेजन इलीगल है, टैक्स अवॉइडेंस इलीगल नहीं है, क्योंकि आप यहां पर सरकार की कमियों का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन ये अनएथिकल है। सरकार को पता चलेगा तो अगली बार सरकार इस पे कानून बना देगी। टैक्स मैनेजमेंट ठीक है, इसको करना ही है, आवश्यक है। टैक्स प्लानिंग ये लीगल भी है और एथिकल भी है। ठीक है, तो बताइए, एडवांटेजेस ऑफ लूप होल्स ले रहा है असेसी, तो इसको क्या बोलेंगे? टैक्स अवॉइडेंस बोलेंगे। ठीक है, अगला, dash is the way to reduce liability by taking full advantage provided by act through various exemptions। सरकार ने जो फायदा दिया उसका फुल बेनिफिट उठा रहे हैं भाई, तो ये क्या है? टैक्स प्लानिंग है। अभी हमने पढ़ा। आगे, इलीगल वे टू रिड्यूस टैक्स लाइबिलिटी, इलीगल वे। देखो टैक्स लाइबिलिटी छुपाने के दो तरीके हैं। पहला, या तो आप अपनी इनकम कम करके बताएं, या फिर आप अपने खर्चे ज्यादा बताएं, या फिर आप सोर्स ऑफ इनकम ही ना बताएं, तो वो इलीगल वे है। तो उसको क्या बोलेंगे आप? टैक्स इवेजन बोलेंगे। आगे आते हैं, इनकम टैक्स एक्ट के संबंध में कौन सा कथन सही है?
इनकम टैक्स एक्ट में कितने सेक्शंस हैं, कितने शेड्यूल्स हैं, तो बताएं जरा। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से पहला ऑप्शन है इनकम टैक्स एक्ट कंसिस्ट 23 चैप्टर्स 10 शेड्यूल्स। ऑप्शन नंबर बी, इनकम टैक्स एक्ट में क्या है, 23 चैप्टर्स 298 sections and 14 schedules. Income Tax Act 1961 consists 29 chapters 470 sections and 7 schedule। बताइए। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 23 chapters 298 sections 14 schedules। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 द टैक्स कैलकुलेटेड ऑन द टोटल इनकम शुड बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट। तो ध्यान रखना, दो सेक्शंस हैं, सेक्शन 288A एंड सेक्शन 288B। सेक्शन 288A कहता है कि आपकी जो टोटल इनकम होगी, टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम नहीं, टोटल इनकम, ग्रॉस देखो, ग्रॉस टोटल इनकम में आप जब डिडक्शंस माइनस कर देते हैं तो आपको क्या मिलता है, टोटल इनकम। तो ये इस टोटल इनकम की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या कहते हैं कि आपकी अगर इनकम 5 रुपए या मोर है तो आप क्या करेंगे, उसको हाई राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है। और अगर आपकी इनकम 5 रुपए से कम है तो लोएस्ट, मतलब जो उसका पिछला 10 रुपए है उस पे ले जाएंगे। जैसे मान लो आपकी इनकम है 4,87,387, तो इसको आप क्या करेंगे, राउंड ऑफ करके 4,87,390 कर देंगे, ठीक है। क्योंकि 5 रुपए या उससे अधिक है आखिरी वाला डिजिट। अगर 5 से कम है, मान लो ऐसा है 5,93,332, तो आप क्या करेंगे, 5,93,330 कर देंगे निचले राउंड ऑफ पे, अगर ये आखिरी डिजिट 5 से कम है। इसी तरीके से टैक्स में भी 5 या 5 से ऊपर है तो अगले 10 के फिगर में जाएगा, और 5 या 5 से कम है तो निचले। और यहाँ पर देखो, ये 288A में किसके राउंड ऑफ की बात करी है, टोटल इनकम, और यहाँ पर 288B में राउंडिंग ऑफ टैक्स है, ठीक है। ध्यान रखना, ये दोनों सेक्शन इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछे। उसके बाद अगला, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सी, 10 रुपए। फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 अंडर न्यू टैक्स रिजीम सेक्शन 115 BAC, ठीक है। न्यू टैक्स रिजीम, rebate under section 87A of the income tax act is applicable to the resident individual if annual total income of the assessee does not exceed। देखो भाई, सबसे पहली चीज ध्यान रखना, थोड़ा सा सुन लो। ओल्ड टैक्स रिजीम है और न्यू टैक्स रिजीम। देखो, जब कभी भी एग्जाम में पूछेंगे ना, तो जब तक कुछ ना बोलें तो आप ये समझना कि ओल्ड की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो न्यू टैक्स रिजीम बोलेंगे तो बताएंगे आपको, ठीक है। तो न्यू टैक्स रिजीम का जो प्रावधान है वो सेक्शन 115 BAC में किया गया है, ठीक है। अब सुनना जरा, ओल्ड टैक्स रिजीम जो है, यहां पर दो कंडीशन थी, वही 87A दोनों में है। पहला, इंडिविजुअल को मिलेगा, और दूसरा वो रेसिडेंट होना चाहिए। सेम यहां पे भी है, इंडिविजुअल को मिलेगा और रेसिडेंट होना चाहिए, यानी इंडिविजुअल के अलावा किसी को नहीं मिलेगा। ध्यान रखना इसका फायदा। कितनी इनकम, आपकी इनकम 5 लाख तक अगर है तो आपको मैक्सिमम जो रिबेट मिल सकता था, कितना मिल सकता था, 12,500 का। कितना मिल सकता था, 12,500 का आपको रिबेट मिल सकता था। इतनी सी बात है ना। 5 लाख से अगर अधिक हुआ तो फिर ओल्ड रिजीम में आपको रिबेट मिलने वाली नहीं। समझ गए होंगे आई होप। अब जो न्यू टैक्स रिजीम है, यहां पर जो ये
क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में कई सारे डिडक्शंस आपको नहीं मिलते हैं, ठीक है। न्यू टैक्स रिजीम में आपको जैसे एटीसी से एटीयू तक के डिडक्शंस आपको नहीं मिलते हैं, तो इसलिए क्या किया गया, इसमें आपको 87A में आपकी इनकम को 7 लाख तक, 7 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आपको क्या कर दिया जाएगा, आपको रिबेट अलाउ किया जाएगा, ठीक है। 7 लाख तक की इनकम पर आपको रिबेट अलाउ किया जाएगा, ठीक। चलो, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। न्यू टैक्स रिजीम पूछेगा तब, ओल्ड टैक्स रिजीम में वही। अगला, लेकिन इसमें एक चीज मैं आपको फिर और बता देता हूँ, ये जो भी हमने पिछला क्वेश्चन किया याद आया तो देखो, ये जो 87A का प्रोविजन है ना 7 लाख तक की इनकम का, ये आपका असेसमेंट ईयर 24-25 से एप्लीकेबल होगा, ध्यान रखना, ठीक है। असेसमेंट ईयर 24-25 यानी प्रीवियस ईयर 23-24, ठीक है। उसके पहले तक 12,500 का ही प्रोविजन था। अभी आप बोलेंगे कि 7 लाख तक की इनकम पे कितना मैक्सिमम रिबेट मिलेगा, 25,000 का। कैसे? क्योंकि मतलब न्यू टैक्स रिजीम में असेसमेंट ईयर 24-25 की मैं बात कर रहा हूँ, क्या है कि 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, फिर 3 लाख से 6 लाख तक 5% है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 3 लाख पर 5% यानी 15,000, और फिर आपका आई थिंक 6 से 9 तक है 10%, तो 7 लाख तक ही मिलेगा। तो 6 से 7 के बीच में 1 लाख का 10% कितना होगा, 10,000, तो टोटल आपको कितना मिल जाएगा रिबेट, 25,000 का, ठीक है। इतना सा ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना लगेगा भाई, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना है, 4% का है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कैसे लगता है, पहले तो ध्यान रखिएगा, आपका पहले टैक्स आएगा, टैक्स के बाद आप क्या करेंगे, अगर सरचार्ज लगता है यानी टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है वो आएगा, उसके बाद फिर जो अमाउंट आएगा उसमें सेस आपका एप्लीकेबल होगा, ठीक है। आगे आते हैं, चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, अभी हमने शुरू में ही पढ़ा, सेक्शन 4 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, चार्जिंग सेक्शन। फिर चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम अंडर हेड ऑफ सैलरीज क्या होगा, अभी हमने पढ़ा है, रिवीजन करिए, सेक्शन 15। साथ ही साथ बता दो, हाउस प्रॉपर्टी का 22, पीजीबीपी का 28, कैपिटल गेन का 45 और आईएफओएस का 56, ठीक है। XYZ कमेंस्ड बिजनेस ऑन 31 मार्च 2023, XYZ ने 31 मार्च 2023 को अपना धंधा शुरू किया है, और पहला प्रीवियस ईयर क्या होगा, तो प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दी गई है बताइए, प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन जो हमें मिलती है वो कौन से सेक्शन में मिलती है, ये तो याद होना चाहिए, तो सेक्शन 3। और असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 9 में मिलती है, ध्यान रखना। अब यहां पर क्या है, आपका नया बिजनेस शुरू हुआ है, कमेंस्ड बिजनेस, बिजनेस प्रारंभ है, तो पहला प्रीवियस ईयर अगर मान लो कि आपका नया बिजनेस शुरू हुआ है, तो जिस दिन से आपका बिजनेस शुरू होगा, मतलब ये कमेंसमेंट डेट, कमेंसमेंट कमेंसमेंट डेट से लेकर के 31 मार्च, अगला 31 मार्च जो है वहां तक आएगा, ठीक है। तो अब ये क्योंकि बिजनेस शुरू ही कब हुआ, 31 मार्च को, और 31 मार्च को शुरू हुआ है, तो प्रीवियस ईयर हमेशा ध्यान रखना खत्म हो जाएगा 31 मार्च को, तो 31 मार्च से शुरू होकर 31 मार्च को ही खत्म हो जाएगा। तो पहला प्रीवियस ईयर शुरू कब से होगा, 31 मार्च 2023 को, और खत्म भी हो जाएगा 31 मार्च 2023 को, और इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा, असेसमेंट ईयर 23-24, ध्यान रखना। तो स्टार्ट फ्रॉम 31 मार्च 2023 एंड ऑन 31 मार्च 2023, ये नया बिजनेस है, ठीक है, इसलिए। अगला, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 7 असेसी मीन्स अ पर्सन, असेसी कौन है, जिसका मतलब होम एनी टैक्स, और जिसका कोई टैक्स बचा हो, डीम्ड हो, असेसी इन डिफॉल्ट,
जिसके अगेंस्ट कोई केस चल रहा हो, प्रोसीडिंग चल रही हो, डी ऑल ऑफ द सारे लोग असेसी है। ठीक है, अगला सर्कुलर्स आर इशूड बाय सीबीडीटी ऑन बाइंडिंग ऑन। देखो सीबीडीटी जो है सर्कुलर इशू करता है। ठीक है, सीबीडीटी के बारे में हम बात कर चुके हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। वो जो सर्कुलर होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं इनकम टैक्स अथॉरिटी पर। ठीक है, लेकिन अगर असेसी के लिए वो बेनिफिशियल है, फायदेमंद है, तो असेसी उनका इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वो असेसी के लिए बाध्यकारी नहीं होते। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन द टर्म ऑफ इनकम। इनकम की डेफिनेशन कहाँ दी गई है बताइए, इनकम की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दी गई है? तो आप बताएंगे कि सर इनकम टैक्स सॉरी इनकम की डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 2 क्लॉज 24 में दी गई है। तो इसमें प्रॉफिट एंड गेन्स भी आता है, डिविडेंड भी आता है, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी भी आता है, रीइंबर्समेंट ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, आप ट्रैवल करने गए, आपका खर्चा हुआ, रीइंबर्स कर दिया, तो ये आपकी इनकम थोड़ी है। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, ए और बी जो है वो डी के उत्तराधिकारी हैं, डी की मृत्यु हो जाती है, ए और बी जो है वो बिजनेस कैरी करते हैं बिना पार्टनरशिप में गए हुए, तो उनका स्टेटस क्या होगा? तो ये क्या कहलाएंगे? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अगर यहाँ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होता तो भी सही जवाब होता, क्योंकि इनकम टैक्स में एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में टैक्सेशन के हिसाब से कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों इंडिविजुअल है, तो ये क्या कहे जा सकते हैं? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इनको ट्रीट किया जाए। अगला, P has taken the loan of 5 lakh from HDFC Bank for purchasing a car. P ने HDFC बैंक से 5 लाख का लोन लिया, उसकी रेंटल इनकम है 50,000, आउट ऑफ विच 5,000 रुपए डायरेक्टली गोज टू द बैंक फॉर इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन। उसने बैंक से लोन लिया है, तो 50,000 मान लो उसको किराएदार देता है, 50,000 का किराया है, तो उसने किराएदार को बोला है कि एक काम करो 45,000 तुम मुझे दे देना, 5,000 बैंक में मेरे बैंक से मेरी EMI जाती रहेगी। ये क्या है? तो देखो इसके पहले आपको दो कंसेप्ट पता होने चाहिए। एक है आपका डाइवर्जन ऑफ इनकम, और दूसरा है आपका एप्लीकेशन ऑफ। ठीक है, डाइवर्जन ऑफ इनकम की बात अगर हम करें तो इसका मतलब ये होता है कि आपने सोर्स से ही क्या किया है, आपने इनकम के सोर्स से ही इनकम को क्या कर दिया है? डाइवर्ट कर दिया है। अब आप बोलेंगे ये क्या बात है सर? तो फॉर एग्जाम्पल, और एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन का मतलब होता है यूज ऑफ इनकम। अब यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर देखो कि 50,000 रुपए आपका रेंट हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं? 5,000 रुपए EMI दे रहे हैं अपनी बैंक में, तो ये डाइवर्जन ऑफ इनकम नहीं है, ये एप्लीकेशन ऑफ इनकम है। तो आपकी इनकम कितनी मानी जाए बताओ? 50,000 में 45 आपके पास आ रहे हैं, 5 बैंक के पास आ रहे हैं, तो आपकी इनकम कितनी मानी जाए? तो आपकी इनकम मानी जाएगी 50,000 रुपए। एप्लीकेशन ऑफ इनकम को आपके इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। डाइवर्जन ऑफ इनकम का मतलब क्या है? डाइवर्जन ऑफ इनकम का मतलब ये है कि आप उस सोर्स को ही क्या कर दें? ट्रांसफर कर दें। ठीक है, कैसे? सुनिए, मान लीजिए आपका ये घर था जहां से आपको 50,000 की इनकम आ रही थी, आपने क्या करा? ये घर अपने सन को क्या कर दिया? गिफ्ट कर दिया। कर सकते हैं भाई, सन को गिफ्ट कर दिया। अब जो इससे आएगा रेंट, वो किसकी इनकम होगी? सन की इनकम होगी। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? सन की इनकम होगी, इसको बोल सकते हैं आप डाइवर्जन ऑफ इनकम। ठीक है, मतलब जहां पे आप सोर्स क्या कर दें, आपके पास इनकम, ये आपकी इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो इस केस में क्या होगा भाई? इस केस में जो हमने यहाँ पर देखा, 5,000 रुपए को क्या माना जाएगा? एप्लीकेशन ऑफ इनकम माना जाएगा। ग्रॉस टोटल इनकम मीन्स एग्रीगेट ऑफ टोटल इनकम अंडर हेड ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम। देखो ग्रॉस टोटल इनकम सेक्शन, बोलो बोलो बोलो, सेक्शन 80B सब सेक्शन 5 GTI। GTI कैसे आता है? सारे हेड को की इनकम को इंक्लूड करके आता है GTI, पांचों हेड की इनकम। फिर इसमें आप क्या करते हैं? इसमें आप माइनस करते हैं क्या? डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से। तो क्या आता है?
TI आता है, टोटल इनकम, जिसको टैक्सेबल इनकम भी कहते हैं। पूछा क्या है, ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब क्या होता है? तो ग्रॉस टोटल इनकम तो डिडक्शन के पहले आता है, तो हम बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब होता है सभी हेड की इनकम का टोटल बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये हमने 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। कैसा लगा आप फीडबैक देके जरूर बताइएगा। कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको दिए जाएंगे जहां पर हम चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका, अगर आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे स्टेट लेवल का एग्जाम हो, चाहे सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, अगर वहां पर इनकम टैक्स है तो यहां से आप देखेंगे कि ऐसे ही आपके एग्जाम में सवाल आपको दिखने वाले। थैंक यू सो मच।